तो नमस्कार दोस्तों, डीप लॉ नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको चैप्टर 4 पढ़ाया था, जिसमें 34 तक की धाराएं हमने कंप्लीट कराई थी। आज आपको हम चैप्टर 5 पढ़ाएंगे, जो कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें 35 to 62 कुल 28 धाराएं हैं, जिनमें से हम आज आपको धारा 40 तक पढ़ाएंगे। बाकी का अगले भाग में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इंटरेस्टिंग भी है, और ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे हम 2 या 3 पार्टों में पढ़ाएंगे आपको। अध्याय 5, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। इसमें कुल 35 to 62 धाराएं हैं, जो कि कुल 28 धाराएं हैं, जिनमें से आज हम आपको धारा 35 to 40 बताएंगे। आज बताएंगे धारा 35। धारा 35 में बताया गया है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। इसमें बताया गया है कि पुलिस आपको वारंट के बिना कब कब गिरफ्तार कर सकती है। इसके 7 उपखंड हैं, जिसमें के पहले के 10 बिंदु हैं, जो हम बताते हैं आपको डिटेल में। उपधारा 1 में बताया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है, जिसमें 10 बिंदु हैं। चलिए देखते हैं। का में बताया गया है इसके में कि जो भी व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, तब उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। खा में बताया गया है कि जिसके विरुद्ध परिवाद सूचना प्राप्त हो कि इसके विरुद्ध परिवाद दर्ज हो गया है, या संदेह हो कि इसने कोई संज्ञेय अपराध किया है जो 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक का जुर्माना सहित हो या जुर्माना रहित, उससे कोई मतलब नहीं है। और यदि निम्न शर्तें पूरी हों तो इसमें 2 शर्तें भी बताई गई हैं आपको। पहली शर्त क्या है इसमें कि यदि पुलिस अधिकारी को परिवाद या सूचना जो उसे मिली है वो उस पर या संदेह पर विश्वास करने का कारण पर्याप्त है, तब वह गिरफ्तार कर सकेगा। और दूसरी शर्त क्या है इसमें कि
यदि उससे लगे कि ऐसी गिरफ्तारी इसलिए आवश्यक है, इसमें भी पॉइंट दिए गए हैं। इसमें कुल 5 पॉइंट हैं जिन्हें बताते हैं हम। इसमें 5 हैं। क में बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे किसी अन्य अपराध से रोकने के लिए वह गिरफ्तार कर सकता है। और ख में बताया गया है, ख में बताया गया है कि उसे लगे कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर पाऊंगा, तब वह गिरफ्तार कर सकता है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करना है वह किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है या उसे गायब कर सकता है, तब उसे गिरफ्तार कर सकता है। अगले पॉइंट में इसके में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो उसके तथ्यों से परिचित है, या एक तरह से समझो कि कोई भी विटनेस है उसके मामले में जिसमें वह अपराधी है, तब पुलिस अधिकारी को लगता है कि यह उसे धमका डरा के या न्यायालय जाने से अवरुद्ध कर सकता है, तब वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। और लास्ट पॉइंट में इसके में बताया गया है कि अगर पुलिस अधिकारी को लगे कि यह न्यायालय के समक्ष समय पर उपस्थित नहीं होगा, तब वह गिरफ्तार कर सकता है। चलिए पहले के गा को देखते हैं। अब पहले के गा में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने 7 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक के कारावास का कोई अपराध किया है, यह विश्वास करने का पुलिस अधिकारी के पास पर्याप्त कारण है, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। आगे पॉइंट देखिए। इसमें बताया गया है कि यदि इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। आगे बताया गया है अगले पॉइंट में कि किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसका संदेह होता है कि यह चुराई हुई चीज़ है, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। आगे पॉइंट में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऑन ड्यूटी किसी पुलिस अधिकारी को कोई बाधा पहुंचाता है या वह उसकी कस्टडी में से भागने का प्रयास करता है, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। आगे बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स से भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, उसे गिरफ्तार कर सकता है कोई भी पुलिस अधिकारी। आगे बताया गया है कि अगर कोई ऐसा कार्य किसी व्यक्ति ने भारत से बाहर किया है, जो अगर वह भारत में करता तो वह अपराधी की श्रेणी में आता, वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। आगे बताया गया है इसमें कि कोई अपराधी छोड़ा गया है, वह उसके बाद भी इस संहिता की धारा 394 के सबसेक्शन 5 का उल्लंघन करता है, तो वो उसे गिरफ्तार कर सकता है। 394 के सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि कोई भी सिद्ध दोष व्यक्ति जो छोड़ा गया है वह किसी निश्चित एरिया में रखा जाएगा और राज्य सरकार उसके निवास रहने के स्थान को कभी भी परिवर्तन कर सकती है। अगर वह उसके राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है तो वह गिरफ्तार किया जाएगा। आगे देखिए, लास्ट में बताया गया है इसके में कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक बोला जाता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसके बारे में यह विश्वास करने का कारण हो कि इसने ऐसा अपराध किया है जिसमें इसे गिरफ्तार किया जाना था।
ये 10 पॉइंट हो गए आपके पहले सब सेक्शन के। दूसरे सब सेक्शन में बताया गया है कि इस संहिता की धारा 39 के अधीन अगर कोई व्यक्ति नाम अपना निवास स्थान नहीं बताता है और यदि उसने असंज्ञेय अपराध किया है तो वह मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलब किसी ने अपराध किया है कोई असंज्ञेय तो उसके लिए, और वह अपना नाम और निवास नहीं बताता है, तो वह मजिस्ट्रेट के वारंट या कोई स्पेशल ऑर्डर होगा मजिस्ट्रेट का, जिसके बाद ही गिरफ्तार किया जाएगा। उपधारा 3 क्या कहती है? उपधारा 3 बताती है कि जिसके बारे में पता है, विश्वास करने का कारण है और जिसके विरुद्ध परिवाद दर्ज हो चुका हो, अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तो उसे 35 सब सेक्शन 3 का एक नोटिस देते हैं, जिसमें कोई स्थान बताया जाता है कि आपको जब भी ज़रूरत हो यहाँ पर उपस्थित होना है। जैसे CRPC में 41 सब सेक्शन A का नोटिस जो तामील कराती थी पुलिस, जिसके बाद गिरफ्तार नहीं करती थी, वह सेम 35 सब सेक्शन 3 में यहाँ पर आ गया है। आगे बताया गया है सब सेक्शन 4 में कि जो 35 सब सेक्शन 3 का नोटिस जो उसे मिलेगा अभियुक्त को, किसी को, उसकी सूचना में जो भी लिखा होगा उसका पालन करने का कर्तव्य है। यहाँ पर सब सेक्शन 5 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उस नोटिस का पालन कर रहा है तो कोई पुलिस अधिकारी बिना कोई भी रीजन के, और जिसे रीजन को नोट डाउन करेगा वो लेखबद्ध करेगा, बिना किसी रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकता है। सब सेक्शन 6 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उस नोटिस का पालन नहीं करता है, उसके नियमों का उल्लंघन करता है, तो पुलिस अधिकारी उन आदेशों का पालन करते हुए जो सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए होंगे उसे गिरफ्तार कर सकेगा, और गिरफ्तार उसी अपराध में करेगा उसे जिसके लिए उसे नोटिस दिया गया था। आगे देखते हैं लास्ट इसका कि कोई भी अपराध जो 3 वर्ष से कम का जिसमें कारावास हो, या फिर कोई व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो या 60 वर्ष हो, तो वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक के कम से कम पुलिस उप अधीक्षक रैंक का अधिकारी पूर्व में उस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं देगा। धारा 36 देखते हैं अब। धारा 36 में बताया गया है गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य, इसमें कुल 3 बिंदु दिए हुए हैं। जिसमें के इसके 2 बिंदु और हैं।
बात करते हैं का में बताया गया है कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह अपने नाम की सही, स्पष्ट, जो दिखाई दे रही हो, विजुअल हो, पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। मतलब कोई भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करेगा तो उसकी पहचान होनी चाहिए, वह सही, स्पष्ट और दिखाई देने वाली पहचान धारण करेगा। दूसरे में क्या बताया गया है कि गिरफ्तारी करने का एक मेमोरेंडम भी तैयार करेगा, वह ज्ञापन तैयार करेगा, वह गिरफ्तारी करने का, जिसमें 2 पॉइंट और हैं। पहला है कि वह किसी कम से कम एक व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर कराएगा, जो व्यक्ति उसके परिवार, खानदान या फिर जहां गिरफ्तारी की गई है वहां का हो, या फिर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति से उस पर मेमोरेंडम पर वो साइन कराएगा। ये अनिवार्य है इनके लिए। सेकंड में बताया गया है कि वो उस मेमोरेंडम पर जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वह भी साइन करेगा। तो ये 2 चीज़ें बताई गई हैं इसमें। गा में बताया गया है कि अगर जब मेमोरेंडम पर किसी परिवार, खानदान के व्यक्ति ने साइन नहीं किए हैं तो पुलिस अधिकारी उस गिरफ्तार व्यक्ति से कहेगा कि भैया आप जिसकी कहोगे हम उसे सूचना देंगे, बताओ आपको किसे सूचना देनी है। आपका कोई नातेदार, मित्र, कोई भी हो, उसका नाम बता दीजिए, उसका मोबाइल नंबर हो, मोबाइल नंबर बता दीजिए, या जैसे भी जानते हो उसे उसका पता वगैरह बता दीजिए, जिससे कि हम उसे सूचना दे दें कि हमने आपको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इतने प्यार से बोलते नहीं हैं जितना मैंने बताया है। धारा 37 में बताया गया है पदाविहित पुलिस अधिकारी के बारे में। पदाविहित पुलिस अधिकारी। ये व्यक्ति कौन होता है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये व्यक्ति कम से कम ASI रैंक का नियुक्त किया जाता है। कहाँ पर नियुक्त किया जाता है कि राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, वहाँ पर ये व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। इसका कार्य होता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होके आता है उसका नाम, पता, गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, यहाँ लिख देते हैं, नाम, पता और किस अपराध में आया है, वह किस अपराध में आया है, मतलब अपराध का प्रकार। यहाँ पर अपराध का प्रकार यहाँ पर उस व्यक्ति की नॉलेज में होगा, और वह क्या करेगा कि चाहे डिजिटल व्यवस्था हो वहाँ पर या नॉर्मली हो, सूचना पट टाइप का लगाया गया हो, वहाँ पर वह उस व्यक्ति के बारे में लिखेगा। जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर आया है, कहीं भी ज़िले में कोई व्यक्ति गिरफ्तार होकर आया है उसके बारे में वहाँ पर वो बताएगा। लिस्ट तैयार करेगा वो, उसमें बताएगा कि ये व्यक्ति इस अपराध के प्रकार, इस प्रकार के अपराध में गिरफ्तार होकर आया है। चलिए धारा 38 देखते हैं। धारा 38 में क्या बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का
पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का ये ASI कम से कम इसकी ये रैंक होनी चाहिए, ये वाला जो व्यक्ति है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से, अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार। दिख रहा होगा यहाँ तक। तो कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार होकर आता है तब उससे पूछताछ जब की जाती है तो वह कह सकता है कि भैया मुझे इस व्यक्ति से मिलना है, ये अधिवक्ता है और मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ, तब मैं आपको जवाब दूंगा। ऐसे व्यक्ति वह कह सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि संपूर्ण पूछताछ के दौरान वह अधिवक्ता से नहीं मिल सकता। मतलब ये नहीं है क्या जब तक पूछताछ चले वह अधिवक्ता से ही अपने से मिला रहे, ऐसा नहीं है। वह पूछताछ करने के दौरान कोई भी अपनी सलाह मशवरा करने के लिए अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है। धारा 39 देखिए, 39 में बताया गया है नाम और निवास स्थान बताने से इनकार पर गिरफ्तारी। नाम और निवास स्थान बताने से इनकार पर गिरफ्तारी। कोई भी व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपना नाम और निवास नहीं बताता है तब पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। इसमें कुछ सेक्शन दिए गए हैं, 3 सेक्शन हैं इसमें। पहले सेक्शन में बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है और या फिर पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर कोई अभियोग लगाया गया है, तब वह अपना नाम और निवास बताने से मना करता है। स्थान नहीं है इसमें जो लिखा हुआ है। तब वह नाम और निवास बताने से इनकार करता है तो वह पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। या फिर पुलिस अधिकारी को लगे, वह बता भी देता है और वह पुलिस अधिकारी को लगे कि इसने झूठ बोला है, गलत बताया है, तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। उपधारा 2 में बताया गया है कि जब वह व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति ने नाम बताया और पुलिस अधिकारी को लगा कि उसने गलत बताया, पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करके ले आया और उसका नाम कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसने नाम और निवास अपना सही बताया है, तो उस व्यक्ति को बंद पत्र और जमानत पत्र पर छोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति भारत से बाहर का है, तब क्या होगा। अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति भारत से बाहर का है तब उसके लिए जमानत पत्र और जो प्रतिभूति लगाया जाएगा या लगाए जाएंगे वह भारत के होने चाहिए, तब उसे रिलीज किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। उपधारा 3 में क्या बताया गया है। उपधारा 3 में बताया गया है कि अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो वह अपना नाम और निवास नहीं बता पाता है सही से,
या मतलब गलत बताता है, कन्फर्म नहीं होता है कि उसने नाम और निवास सही बताया है अपना, या फिर वो अपना बंद पत्र और जमानत पत्र दाखिल नहीं कर पाया है, तब उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। चलिए धारा 40 देखते हैं। धारा 40, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया, इसके बारे में बताया है। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया। प्राइवेट व्यक्ति कोई भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, यही नहीं कि कोई पुलिस अधिकारी या कोई मजिस्ट्रेट या कोई अन्य व्यक्ति, कोई फोर्स वाला ही गिरफ्तार करे। इसमें 3 उपधाराएं हैं। पहली उपधारा कहती है कि कोई व्यक्ति अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति के सामने अजमानतीय तथा संज्ञेय अपराध करता है तो वह व्यक्ति उसे गिरफ्तार कर सकता है, और यदि कोई व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है और प्राइवेट व्यक्ति को यह बात पता है तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है, और वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 6 घंटे के अंदर अंदर बिना विलंब के पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या करवा देगा, या तो पुलिस अधिकारी के हवाले उसे भेज देगा या खुद जाके दे आएगा उसे। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है, यदि पुलिस अधिकारी अनुपस्थित है तो वह व्यक्ति क्या करेगा, तो वह व्यक्ति किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसे ले जाएगा या फिर किसी के द्वारा भिजवाएगा। ये कंडीशन दी गई है इसमें। दूसरी उपधारा में बताया गया है कि किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और वह धारा 35 की उपधारा 1 की कैटेगरी में आता है, गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति, तो पुलिस अधिकारी उसे अभिरक्षा में ले लेगा। ये बताया है, सीधी सी बात है। उपधारा 3 में क्या बताया गया है, लास्ट उपधारा है इसकी, और इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें और डिटेल बताएंगे। अच्छा, उपधारा 3 में क्या बताया गया है, किसी व्यक्ति को विश्वास करने का यह कारण है, पर्याप्त कारण है कि इस व्यक्ति ने अपना नाम निवास नहीं बताया है या गलत बताया है, झूठ बोला है, या असंज्ञेय अपराध किया है, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा असंज्ञेय अपराध किया गया है और नाम निवास नहीं बताया, उसने झूठ बोला या गलत बताया है, तो उस पर धारा 39 की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही कब की जाएगी, किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, वह उसे पुलिस स्टेशन ले गया है या पुलिस अधिकारी को दे दिया है उसने, और तब वह अपना नाम पता नहीं बता रहा है या झूठ बोल रहा है या पर्याप्त कारण है विश्वास करने के कि यह गलत बता रहा है, तब उस पर धारा 39 की कार्यवाही की जाएगी। जो अभी नाम पता न बताने पर जो बताया था हमने कार्यवाही की जाती है 39 में, पुलिस अधिकारी उस पर वो कार्रवाई करेगा। और यदि यह लगता है, यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक था धारा 40। अगले पार्ट में हम
इससे आगे आपको पढ़ाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।